चलिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का किस विषय का प्रश्न पत्र है? ये संस्कृत विषय का ये प्रश्न पत्र है। आज हम इस प्रश्न पत्र को क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है ना? आपके प्रयास से, है ना? तो उत्तर आप बताने की कोशिश करना। चलिए पहला प्रश्न क्या है? अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चुनो, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है? व्याघ्र कस्मात् विवेति, बाघ किससे डरता है? क्या है? अ जंबूकात, ब मानुषात, स श्रृंगालात और द काननात। बताओ सही उत्तर क्या होगा इसका? मानुषात। मानुषात। बाघ किससे डरता है? मानुषात। और ये बात किसने कही थी? जंबूक ने। सियार ने ये बात कही थी कि तुम तो सिंह हो, व्याघ्र हो, और तुम भला मनुष्य से कब से डरने लगे? इस प्रकार से कटाक्ष किया था उसने। प्रश्न संख्या 2 क्या है? वृषभः कुत्र पपात, बैल कहां गिर गया? बताओ। अ क्षेत्रे, ब ग्रहे, स ग्रामे और द आकाशे। बताओ सही उत्तर क्या होगा इसका? क्षेत्रे। कौन सा बैल क्षेत्र में गिर गया था? खेत में। स्थूल शरीर वाला, कमजोर शरीर वाला। पाठ याद है ना आपको? प्रश्न संख्या 3, गुणी किम व्यक्ति, गुणवान क्या जानता है या गुणवान के पास क्या होते हैं? तो अ बलम, द दोषम, स गुणम, द अबलम। बताओ। गुणम। क्योंकि जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्ति के पास ही होते हैं। चलिए सर, फोर्थ प्रश्न चौथा, वन राजा कह दुरावस्था प्राप्त हो, वन का राजा किससे बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ? वन का राजा किससे बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ? अ काकेह, ब मयूरेह, स बकेह और द वानरेह। बताओ सही उत्तर क्या होगा? वानरेह। क्या हुआ था बताओ? बंदर बार बार उसको परेशान कर रहे थे। कोई पूंछ खींचता है, कोई उसके कान खींच करके उस वन के राजा को परेशान कर रहे थे। अगला प्रश्न है, कृषिकाय कह आसी, कमजोर शरीर वाला कौन था? अ न्यायाधीश, ब अतिथि, स चोर, द आरक्षी। बताओ सही उत्तर क्या होगा इसका? अतिथि। अतिथि कमजोर शरीर वाला था। ठीक है ना? गरीब भी था, निर्धन था। प्रश्न संख्या 6 है, भागीशः इति अस्य संधि विच्छेदम चुनुत। भागीश इस पद का संधि विच्छेद चुनना है आपको। भागीधनशः, भागधनगिशः, भागधनईशः और भागधनईशः। हमारे सिलेबस में व्यंजन संधि का एक प्रकार है जस्त्व संधि, और इस जस्त्व संधि के आपको मैंने 2 सूत्र लिखवाए थे, जलाम जशो अंते और जलाम जशा जसी। इन दोनों सूत्र की आपको मैंने व्याख्या भी की थी विश्लेषण विधि से, और हमने इसको अच्छी प्रकार से सीखा भी था। तो इस संधि के अनुसार हमारा सही उत्तर क्या होगा? इसमें कौन संधि है? जस्त्व संधि। ठीक है। संख्या 7, कृष्णस्य समीपम इति अस्य समस्त पदम वर्तते। कृष्णस्य समीपम इस पद का समस्त पद यानी कि सामासिक पद क्या होगा? व्याकरण के समास नामक चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है। जब भी समीप शब्द दिखाई दे, क्या दिखाई दे? समीपम, तो आपके दिमाग में एक उपसर्ग आ जाना चाहिए। कौन सा उपसर्ग? कौन सा? उपसर्ग आ जाना चाहिए, क्योंकि उप उपसर्ग हमेशा समीप अर्थ प्रदान करता है। अव्ययीभाव समास का ये नियम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्कृष्टम, अनुकृष्टम, अवकृष्टम, अधिकृष्टम। सही उत्तर क्या होगा? कृष्ण के समीप। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बताओ? प्रश्न संख्या 8वां, पठतन शत्र किम भवेत्। शत्र भूतकाली वर्तमान कालिक प्रत्यय, कौन सा कालिक प्रत्यय कहलाता है? वर्तमान कालिक, जो हमें वर्तमान काल का बोध कराता है। जब भी ये शत्र प्रत्यय जुड़ता है तो ये तीनों लिंगों में जुड़ता है। पुल्लिंग में पठन, यदि पठ धातु में जोड़ेंगे तो, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसकलिंग में पठन। तो एक ट्रिक से इसका एक फार्मूला जो आपको मैं लिखवा चुका हूं, अन, अंति और अत। अन, अंति, अत। ये यदि किसी धातु के पीछे आपको दिखाई दे तो वहां 100% कौन सा प्रत्यय होता है? शत्र प्रत्यय। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा? पठनम, पठम,
पठतः पठन, बताइए पठन, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अपहरति इति अत्र कः उपसर्ग। अपहरति अर्थात दूर करता है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो है धातु में अप उपसर्ग मिला है और लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है अपहरति, दूर करता। बताओ कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? अति, अप, अभि, अव, कौन सा सही है? अप। एक साथ बोलो अप। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तम पुरुषस्य पदम वर्तते। उत्तम पुरुष का पद है। अब उत्तम पुरुष तो पांचों लकार में चलता है, लट में चलता है, दृढ़ में भी चलता है, लंग लकार में भी चलता है, विधिलिंग में भी चलता है और लोट लकार में भी चलता है। ये पांचों लकारों में उत्तम पुरुष चलता है। अब हमें पहचान करनी है कि यहाँ पर उत्तम पुरुष का कौन सा शब्द दिया हुआ है। अब उत्तम पुरुष भी एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में चलता है। अब हमें यह देखना है कि पांचों लकारों में यहाँ कौन सा लकार दिया हुआ, कौन सा शब्द दे दिया है। फिर हम ये देखेंगे एक वचन का कौन सा है, द्विवचन का कौन सा है, बहुवचन का कौन सा है, तब जाके हमें ये मिलेगा। तो ये तो हमारे देखो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। लिखता प्रथम पुरुष में ही आता है लेकिन द्विवचन में आता है। लट लकार में अभी तक उत्तम पुरुष की बात हमारे सामने नहीं हुई है। लिखाव ये सही हो सकता है क्योंकि ये तो लोट लकार में जा रहा है। लिख, हमारा सही उत्तर है लिखा। हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए? लिखा। ये लिखा जो है वो लोट लकार में दिया हुआ है। किस लकार में? लोट लकार। मैं एक बार लोट लकार के रूप बोल रहा हूँ। लिखती, सॉरी माफी चाहता हूँ, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखन, लिखानी, लिखाव, लिखाम, लिखानी, लिखाव, लिखाम। किसी भी प्रकार का कोई विसर्ग इसमें नहीं आता है। इसमें लोट लकार है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान से संबंधित है ये प्रश्न। इस प्रश्न में कुल कितने प्रश्न है? 6 इसके भाग है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो कुल कितने प्रश्न है ये? कुल कितने हैं? 6। कितने अंक हुए इसमें? 6। ठीक है। सबसे पहला है सह सीता वनम गच्छति। राम शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन। आपको पता होगा सह एक शब्द भी दिया है यहाँ पर। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बताओ। तृतीया विभक्ति। यदि वो यहाँ पर तृतीया विभक्ति नहीं भी लिखता तब भी हम राम शब्द को आराम से लिख सकते थे क्योंकि हमें पता है उपपद विभक्ति का एक शब्द दिया है यहाँ पर सह, और सह युक्त अप्रधाने, यानी कि सह युक्त या सह के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? तीसरी विभक्ति होती है। तो राम शब्द की बताओ तीसरी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? रामेण। क्या बनेगा? रामेण। ये रामेण क्या बनेगा? रामेण। अगला प्रश्न है अन्य अपि पशवः भयभीताः। अन्य पशु भी भयभीत। अन्य पशु भी भयभीत। तो भू धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन में इसका रूप क्या बनेगा? ये भूतकालिक है। कौन सा काल है इसमें? भूतकाल। लंग लकार भूतकाल कहलाता है संस्कृत में। ठीक है। अब भू धातु के रूप हमें आने चाहिए अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवा। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पूछा है केवल लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो शब्द क्या बनेगा? अभवन। क्या बनेगा? अभवन। अभवन। अगला प्रश्न है ग्रामम तृणम स्पृशति। घाव में तृणम घास को, स्पृशति स्पर्श करता है। गम धातु है मूल धातु, लेकिन जब घम धातु में शत्र प्रत्यय या लट लकार में जब भी इसके रूप चलेंगे तो घम नहीं होकर क्या हो जाएगा? वो गच्छ। क्या बन जाएगा? गच्छ। अब आपको गच्छ में कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? शत्र। और अभी में चर्चा भी की थी। तो शत्र प्रत्यय जब भी गच्छ में जुड़ेगा क्या बनेगा? गच्छन। क्या बनेगा? गच्छन। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। घाव में जाते हुए घास को स्पर्श करता है। इसमें 2 क्रियाएं सम्मिलित होती है वाक्य में जब शत्र प्रत्यय जुड़ता है। ध्यान देना इस बात। प्रश्न संख्या 4 है मोहनः घाम ददाति। मोहन गाय को देता है।
मोहन गाय को देता है। हरि शब्द चतुर्थी विभक्ति एकवचन। संप्रदाने देने के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है देने के योग में? हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। तो हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी? हरये। क्या बनेगी? हरये। ये हरये। ठीक है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। एका पादपम खादति। एक पादप को खाता है। एक पादप को खाता है। अज का मतलब होता है बकरा। अज का मतलब क्या होता है? बकरा। इस बकरा जो अज शब्द है उसमें हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? टा। और जब भी टा प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो इसका आ शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आ। क्या शेष रहता है? आ। आदि निय टुडु सूत्र से क्या? आदि निय टुडु सूत्र से और हलंत्यम सूत्र से इसमें त की संज्ञा हो जाती है, ट हट जाएगा और हलंत्यम सूत्र से ब हट जाएगा तो क्या बचा? आ। क्या बचा? आ। और इस आ की मात्रा हम जोड़ेंगे अज में तो शब्द क्या मिला हमें? क्या मिला? अजा। ये अजा। एका अजा पादपम खादति। एक बकरी पादप को खाती है। अगला प्रश्न है शिष्य विद्यालय ज्ञानम। लब धातु है, लट लकार जो कि वर्तमान काल का बोध कराता है, प्रथम पुरुष है और एक वचन। लब धातु आत्मनेपदी धातु कहलाती है। कौन सी धातु कहलाती है? आत्मनेपदी। जैसे हम परस्मैपदी पढ़ते हैं पढ़ती पढ़त, वैसे ही हम आत्मनेपदी पढ़ते हैं, लेकिन इसके रूप हल्के से अलग चलते हैं। लबते, लभेते, लभंते, लभसे, लभेथे, लभद्वे, लभे, लभावहे और लभामहे। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। बताइए यहाँ पर क्या आएगा? शिष्य। ये हमेशा चलेगा प्रथम पुरुष एक वचन में। क्या बनेगा? लभते। क्या बनेगा? लभते। शिष्य विद्यालय ज्ञानम लभते। शिष्य विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करता है। इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अच्छी प्रकार से उतार दीजिए। अब कौन सा प्रश्न आ रहा है? प्रश्न संख्या 3। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 3। और ये जो प्रश्न है वो है एक गद्यांश। क्या है? गद्यांश। और इस गद्यांश के आगे क्या लिखा है ये बताओगे? अपठित। मतलब इसको आपने पहले पढ़ा नहीं। अब पहले नहीं पढ़ा से क्या तात्पर्य है? हो सकता है किसी ने पढ़ा हो। तो अपठित से तात्पर्य यह है कि ये हमारे इस किताब का हिस्सा नहीं है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है सेमुशी, उसका हिस्सा नहीं है, उसमें ये पाठ नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अपठित। हम एक बार इसका भावार्थ करेंगे, अनुवाद करेंगे, फिर अनुवाद करने के बाद में दिए गए प्रश्न के उत्तर अपन देंगे। ठीक है। तो मैं एक बार अनुवाद कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान देना। यहाँ पर मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञान वर्धनाय च पुस्तकालयानां महत्वपूर्ण स्थानं वर्तते। मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए और ज्ञान के विकास के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। पुस्तकालयेषु विविध पुस्तकानां संग्रहो भवति। पुस्तकालय में विविध प्रकार की पुस्तकों का संग्रह होता है। अत्र विविध भाषाणां पत्र पत्रिकादयोपि प्रतिदिनम् आयान्ति। यहाँ पर विविध भाषाओं के पत्र और पत्रिकाएं आदि प्रतिदिन आती है। अस्माकं पुस्तकालयः नगरस्य समीपे रमणीय स्थाने वर्तते। हमारा पुस्तकालय नगर के समीप रमणीय स्थान पर है, यानी कि सुंदर स्थान पर है। अस्मिन् 10,000 पुस्तकानि सन्ति। इसमें 10,000 पुस्तकें हैं। इसमें पुस्तकालय में। अस्माकं पुस्तकालये हिंदी आंग्ल संस्कृत भाषाणां पत्र पत्रिका प्रतिदिनम् आयान्ति। हमारे पुस्तकालय में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के पत्र पत्रिकाएं प्रतिदिन आती है। अस्य समीपे एकः वाचनालय वर्तते। इसके पास में एक वाचनालय भी है। किसके पास में? पुस्तकालय के पास में। ये प्रश्न आएगा, आपने हल भी किया था अर्धवार्षिक में। ठीक है। यत्र जहां बहवः जना हो, बहुत से लोग, छात्रा हो, विद्यार्थी और युवतयश्च और युवतियां, लड़कियां
प्रतिदिनम आगत्य स्वाध्यायं कुर्वन्ति, प्रतिदिन आकर के स्वाध्याय करते हैं। अस्माकं पुस्तकालयस्य, हमारे पुस्तकालय का भवन बहुत ही विशाल और सुंदर है। अस्य पुस्तकालयस्य, इस पुस्तकालय में सर्वे जनाः प्रशंसां कुर्वन्ति, इस पुस्तकालय की सभी लोग क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। अस्माकं ज्ञानवर्धनाय अस्य महती भूमिका वर्तते, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत ही बड़ी भूमिका है। अयम एक आदर्श पुस्तकालय वर्तते, यह एक आदर्श पुस्तकालय है। ठीक है, अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर लिखना। कितने पद में? मात्र एक पद में, केवल आपको उत्तर ही लिखना है, इसमें पूरा का पूरा प्रश्न आपको नहीं लिखना होगा। सबसे पहला प्रश्न है पुस्तकालयेषु केषां संग्रहो भवति, पुस्तकालय में किसका संग्रह होता है? किसका संग्रह होता है बताओ? तो लिखा हुआ यहाँ पर देखिए आप, पुस्तकालयेषु, मैं शैली चेंज कर लेता हूँ इसकी। ठीक है, पुस्तकालयेषु विविध पुस्तकानां संग्रहो भवति, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 है कस्य समीपे वाचनालयः वर्तते, किसके पास में वाचनालय है? किसके पास में वाचनालय है बताओ? अस्य समीपे, कस्य समीपे? पुस्तकालयस्य समीपे, पुस्तकालयस्य, पुस्तकालयस्य। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्य उत्तर। इन दोनों प्रश्नों में क्या अलग अलग है? पहले में था एक पद में उत्तर, मतलब उसमें क्या था? केवल उत्तर लिखना, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? प्रश्न की मदद लेते हुए उत्तर लिखना, यानी कि प्रश्न को भी लिखना है और जहां प्रश्नवाचक शब्द है उस शब्द को हटाकर उसकी जगह आपको अपना उत्तर लिखना है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है अस्माकं पुस्तकालयः कुत्र वर्तते, हमारा पुस्तकालय कहाँ है? तो आपको जो पुत्र शब्द है इसको हटाना है और इसकी जगह आपका उत्तर लिखना है। बताओ हमारा पुस्तकालय कहाँ है? कहाँ है बताओ? कहाँ है बताओ? नगरस्य समीपे लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, अस्माकं पुस्तकालयः नगरस्य समीपे रमणीय स्थाने वर्तते, हमारा पुस्तकालय नगर के समीप बड़े सुंदर स्थान पर है, रमणीय स्थान पर है। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वे जनाः पुस्तकालयस्य किं कुर्वन्ति, सभी लोग पुस्तकालय क्या करते हैं? पुस्तकालय की क्या करते हैं सभी लोग? बताओ इसका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है अस्य पुस्तकालयस्य, इस पुस्तकालय की सर्वे जनाः सभी लोग प्रशंसां कुर्वन्ति, प्रशंसा करते हैं। तो आपको जो किम शब्द प्रश्नवाचक है इसको हटाना है और इसकी जगह आपको लिखना है प्रशंसा। क्या लिखना है? प्रशंसा। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बोलो, सर्वे जनाः पुस्तकालयस्य प्रशंसां कुर्वन्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य समुचितं शीर्षकं लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब हमने इस पूरे गद्यांश को पढ़ा, तो किसकी चर्चा हो रही थी इस गद्यांश में? पुस्तकालय की। तो जो पुस्तकालय शब्द ही हमारा इस पाठ का शीर्षक होगा, इस गद्यांश का शीर्षक होगा। तो यहाँ हम इसका उत्तर ले सकते हैं पुस्तकालय, पुस्तकालय, या फिर आप लिख सकते हो आदर्श पुस्तकालय, या आप लिख सकते हो पुस्तकालयस्य महत्व। कुल मिलाकर पुस्तकालय शब्द आना चाहिए। अगला प्रश्न है जो व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। चलिए, क्या प्रश्न है? क्या है? निर्देशानुसारम प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। पहला प्रश्न है आदर्शः इति विशेषणस्य गद्यांशात् विशेष्य पदम चित्वा लिखत। आदर्श एक विशेषण है। क्या है? विशेषण। अब ये जिसकी भी विशेषता बताएगा वो कहलाएगा विशेष्य। क्या कहलाएगा? विशेष्य। और यहाँ पर विशेष्य पद ही हमें चुनना है। तो आप ये देखो, इस गद्यांश में आदर्श शब्द कहाँ लिखा हुआ है? ये है ना आदर्श। अब ये आदर्श किसकी विशेषता बता रहा है? पुस्तकालय की। जो पुस्तकालय है वो बड़ा आदर्श है। तो पुस्तकालय कहाँ है?
सही उत्तर क्या होगा? द पुस्तकालय। अगला प्रश्न है निंदा, किसी की बुराई करना, चुगली करना, पीठ पीछे करते हैं कि बुराई, निंदा, वो वाला शब्द निंदा। इसका विलोम पद गद्यांश से चुनकर लिखिए। गद्यांश में ऐसा कोई शब्द आया जो निंदा का विलोम शब्द हो। हम किसी की बुराई करते हैं तो हम किसी की अच्छी बातें भी तो करते हैं, और जो अच्छी बातें करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रशंसा। क्या कहते हैं? प्रशंसा। और प्रशंसा हमारे इस गद्यांश में आ भी चुका है, आया है ना? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रशंसा। ये गद्यांश आपको समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। अब है प्रश्न संख्या 4 और ये है खंड ब। कौन सा खंड? खंड में अ में अपन ने क्या पढ़ा? प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 3 तक। प्रश्न पहले 1 में हमने क्या पढ़ा? वैकल्पिक प्रश्नों को पढ़ा, जहां 10 प्रश्न थे अवसित वाले। प्रश्न 2 में हमने क्या पढ़ा? रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न थे, और ये थे 6। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में क्या था? एक गद्यांश था, और गद्यांश को अपन ने पढ़ा, उसका अनुवाद किया, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपन ने दिए। अब हम बढ़ते हैं खंड ब की तरफ, जो कि पूरा का पूरा व्याकरण शास्त्र से संबंधित है, जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है व्याकरण का। प्रश्न संख्या 4 है अधोलिखित शब्दयोः संधि विच्छेदम लिखत। नीचे लिखे शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। क्या करनी है? संधि विच्छेद। तपोवन, कोई बता सकता है इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? ध्यान रखना है, संधि का नाम आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे संधि का नाम नहीं पूछा है, केवल इसके टुकड़े करने हैं। तो बताओ तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोवन का तो तप धन उपवनम, तप धन तप धन उपवनम। कौन संधि है? गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि। लेकिन गुण संधि हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, क्योंकि स्वर संधि पूरी हमारे सिलेबस में नहीं है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो पाठ्यक्रम दिया है साइट पर, उस साइट में यदि हम उस पाठ्यक्रम को ढूंढेंगे तो हमें स्वर संधि नहीं मिलेगी। तो या तो गलत दे दिया। यहां हम इस शब्द को विसर्ग संधि में भी हल कर सकते हैं। किस संधि में? विसर्ग में। अब यदि इसको अपन विसर्ग मान लें तो किस प्रकार से संधि के टुकड़े हो सकते हैं? देखना आप, तपः धन उपवनम्। लेकिन ये 100% सही नहीं है। 100% जो सही है वो ये रहा, तप धन उपवनम्, गुण संधि, शिरोरेखा के ऊपर 1 मार्क। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में, लेकिन फिर भी हल तो करें अपन, क्योंकि आपको में पढ़ाया भी है मैंने। चलिए प्रश्न संख्या 2, को अपि। क्या लिखा हुआ है? को अपि। करो इसके संधि विच्छेद। पहले तो ये बताओ इसमें संधि कौन सी है? बताओ, आपको पढ़ाई भी है। उत्व विसर्ग। कौन संधि है? उत्व। क्या पहचान है उत्व विसर्ग की? ओ और अग्रह का निशान, एस वाला निशान, ये यदि दिखाई दे तो उत्व विसर्ग ही उसकी संधि होती है। तो इसके टुकड़े क्या बनेंगे? कह नहीं, कह धन अपि। क्या बनेगा? कह धन अपि उत्व विसर्ग। संधि का नाम हमें नहीं लिखना। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित समस्त पदयों समास विग्रह लिखो। नीचे लिखे समस्त पद का समास विग्रह करना है। ये दोनों पद दिए हुए, ये सामासिक पद है। कौन से पद है? सामासिक। इसमें समास मिला हुआ है। हमें क्या करना है? समास विग्रह करना है, यानी कि इसको क्या करना है? हमें अलग करना है, टुकड़े करके। दिख गया होगा आपको क्या लिखा हुआ है? अनुरथम, रथ के पीछे, अनुरथम। शब्द में यदि अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो अनु पश्चात अर्थ देता है। क्या अर्थ देता है? पश्चात। तो बताओ अनुरथम का समास विग्रह क्या होगा? और अनु उपसर्ग जिस शब्द में मिला हुआ है उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन बन जाएगा। अनुरथम, यदि किसी शब्द के आगे अनु उपसर्ग दिया हुआ है तो अनु हमें पश्चात अर्थ देता है। क्या अर्थ देता है? पश्चात। और जिस शब्द में अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है वहां षष्ठी विभक्ति में चला जाएगा। कौन सी विभक्ति में? षष्ठी विभक्ति। तो कोई बता सकता है अनुरथम का समास विग्रह क्या बनेगा? बताओ। रथानाम पश्चात। रथानाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। रथानाम
पश्चात अर्थात रथ के पीछे। रथानाम बोलो, रथानाम पश्चात। ये इसका सही समास विग्रह है। अब बताओ इसमें समास का नाम क्या होगा, बोलो एक साथ। अव्ययी भाव समास, भूल गए हो? अव्ययी भाव समास, ठीक है। आगे है पुरुष सिंह। पुरुष क्या हुआ, बोल पोज करना। सिंह में क्या लिखा था, पुरुष और सिंह। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है पुरुष सिंह। पुरुष सिंह, यहां पर कोई पुरुष है और उसको सिंह के समान बताया है। किसके समान, सिंह के समान। तो कौन सा समास होगा इसमें, विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर दिख रही है एक साथ। कौन सा समास बनेगा, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। हमारे सिलेबस में है, हमारे पाठ्यक्रम में ये है। तो क्या बनेगा इसका समास विग्रह, पुरुषः स सिंह। या इसका एक समास विग्रह और होता है, पुरुष च असौ सिंह। पुरुष च असौ सिंह, पुरुष है जो सिंह, पुरुष है जो सिंह। और समास का नाम क्या बनेगा, कर्मधारय समास, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयेत्। उचित अव्यय पद को चुनते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। विद्यालयम वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के या विद्यालय में वृक्ष है, तो बताओ क्या होगा, परितः या ऊपरी। परितः का मतलब होता है चारों ओर और ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। तो क्या सही उत्तर होगा इसका, एक साथ बोलो, विद्यालयम परितः। उभयतः, परितः, समयः, निक्षा, योगे, प्रति, इन शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति ही होती है। तो परितः के योग में देखो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है ना, ये परितः शब्द हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गच्छतु भवान। आप जाओ, मिलावः मिलते हैं। बताओ क्या आएगा, खलु या पुनः, पुनः। आप जाओ पुनः मिलते हैं, पुनः, ठीक है। ये था हमारा अव्यय वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अधोलिखित पदयोः प्रयुक्तो उपसर्गो लिखिए। नीचे लिखे पदों में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा बताओ। आपको कोई संधि विच्छेद नहीं करनी है, केवल उपसर्ग ही लिखना है। अधि, क्यों, क्योंकि य में ध मिला हुआ यण संधि है। कौन संधि है इसमें, यण संधि, अधि। और यदि आप पूरा संधि विच्छेद इसमें लिखना चाहते हो तो अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष। बताओ इसमें क्या होगा, दूर। कौन सा उत्तर है इसमें, दूर, ठीक है। प्रश्न संख्या 8। रेखांकित पदयों प्रश्न निर्माण लिखो। रेखांकित पद जिसके नीचे अंडरलाइन है, जिसके नीचे रेखांकित है, उस पद को हमें हटाना है। प्रश्न को समझना, प्रश्न सरल है। अंडरलाइन कहाँ वो देखो, किस किस के नीचे रेखांकित है, यहाँ पर कृच्छ्रेण। कृच्छ्रेण का मतलब होता है कठिनाई से, और चौरस्य, चोर की, इन दोनों शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ है। हमें इन दोनों शब्दों को हटाना है। क्या करना है, हटाना है। और इनकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। और एक नियम और जो पीछे आपको ये पूर्ण विराम दिख रहा है ना, इसको हमें किस में बदलना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ये उत्तर है, इनके प्रश्न बनाने हैं, तभी तो लिखा हुआ है यहाँ रेखांकित पदयों प्रश्न निर्माण। कृच्छ्रेण में कौन सी विभक्ति है, तीसरी विभक्ति एकवचन। तो आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है इसका, तो क्या बनेगा, केन। क्या बनेगा, केन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ केन। क्या आ जाएगा यहाँ, केन। तो प्रश्न क्या बनेगा इसका, सह, बोलो, केन भारम उद्वहति। वहां किससे भार को उद्वहति ढोता है या उठाता है, तो क्या आएगा, कृच्छ्रेण यानी कि कठिनाई से। अगला प्रश्न है चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जो था वो जग गया। तो प्रश्न क्या बनेगा, किसके पैरों की आवाज से अतिथि जग गया,
तो बताओ चौरस्य कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। और षष्ठी विभक्ति पर क्या बनेगा? शब्द कस्य। क्या बनेगा? कस्य। तो बताओ प्रश्न क्या बोला पूरा? कस्य पाद ध्वनि न अतिथिः प्रभुतः और प्रश्नवाचक का समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न कौन सा बताओ? प्रश्न संख्या 90। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 90? एक मिनट ना। प्रश्न संख्या 9। ये प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषातः पदानि चित्वा पूरयतु। नीचे लिखे श्लोक का अन्वय मंजूषा। नीचे कुछ शब्द दिए हुए पेटी में, यहाँ तो बॉक्स नहीं बनाया हुआ है लेकिन मंजूषा यहाँ दी हुई है ना। इसमें 4 शब्द दिए हुए, इन शब्दों को या इन पदों को चुन करके हमें ये रिक्त स्थान पूरा लिखना है, पूरा करना है इन शब्दों की सहायता से। तो देखो प्रश्न सरल है, इसके लिए आपके सामने एक श्लोक भी है। अमंत्र अक्षरम नास्ति। कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, अर्थात किसी न किसी मंत्र में कोई न कोई अक्षर आ ही जाता है। नास्ति मूलम अनौषधम। कोई भी मूल जड़ औषधि रहित नहीं है, दवाई रहित नहीं है, अर्थात किसी न किसी जड़ में कोई न कोई दवाई शामिल है। अयोग्य पुरुषा नास्ति। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, अर्थात सभी पुरुष अपने आप में योग्य है। हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई प्रतिभा छिपी हुई रहती है। योजकः तत्र दुर्लभ। फर्क क्या है? केवल उनको जोड़ने वाला दुर्लभ है, इनकी पहचान करने वाला बड़ा कठिन है ना, इनकी पहचान नहीं हो रही है। अब मंजूषा दुर्लभ नास्ति अक्षरम अयोग्य शब्द दे दिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसने? अमंत्रम। क्या लिखा हुआ है? देखना इस प्रश्न को, क्या लिखा हुआ है? अमंत्रम। और यहाँ क्या दिया हुआ है? नास्ति। देखो अमंत्रम तो ये रहा और नास्ति ये रहा, कौन सा शब्द छूट गया है? बोलो। अक्षरम। क्या अक्षरम मंजूषा में दिया हुआ है? ये अक्षर यहाँ लिख दो। देखो सरल है, आप इसमें अपना उत्तर भी कंफर्म कर सकते हो, उत्तर की पुष्टि भी यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर भी अक्षरम आ गया और यहाँ पर भी आ गया, है ना। अगला है अनौषधम मूलम। अनौषधम कहाँ है? ये रहा। मूलम कहाँ है? ये रहा। क्या बचा इस लाइन में, पंक्ति में? नास्ति। क्या नास्ति हमारी मंजूषा में दिया हुआ है? दिया हुआ है, नास्ति, है ना सरल। अगला प्रश्न 3 है पुरुषः नास्ति। पुरुष का दिया हुआ है? ये रहा। नास्ति ये रहा। इसमें क्या छूट गया है? अयोग्य। क्या अयोग्य हमारे मंजूषा में था? क्या लिखेंगे यहाँ पर? अयोग्य। अगला प्रश्न क्या है? तत्र योजक। वहां जोड़ने वाला। तत्र योजक। क्या बच गया? दुर्लभ। क्या बच गया? दुर्लभ। समझ में आया? आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 10 स्व पाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयं लिखत यद अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्। अपने पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। क्या इस प्रश्न पत्र में श्लोक आए थे? आए थे ना। देखो एक श्लोक तो यही रहा, ये श्लोक एक, आगे भी आएंगे श्लोक जिनका हमें भावार्थ करना है। उन श्लोकों को आप इस प्रश्न पत्र में या इस प्रश्न में नहीं लिख सकते। आपको वो श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए। और ये प्रश्न बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है। संस्कृत में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन केवल ये प्रश्न आज भी वैसा का वैसा चला आ रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए। तो आप ये 2 श्लोक लिख सकते हैं। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जब पूरे प्रश्न पत्र को हल करो तब यहाँ पर आप 2 श्लोक लिखोगे, ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्धिर्बलवती सदा इति पाठसारम हिंदी भाषायाम लिखत। बुद्धिर्बलवती सदा, इस पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखिए। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस पाठ का सार मैंने लिख दिया है। आप इसको देख लें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस पाठ को पूरा का पूरा उतार लें। ये बहुत ही संक्षिप्त भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे के प्रश्न खंड 100 है, हम अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।